गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग इवेल्युएशन करते हैं, चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो पेपर में लिखा है उस पेपर को और भी बेटर तरीके से किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है और हम लोग कहाँ पर माइनर मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पेपर के इवेल्युएशन करने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखना और समझना कि एक क्वेश्चन को हमको किस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। अगर वो 5 मार्क्स का है तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 मार्क्स का है तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमने एक बच्चे का पेपर लिया हुआ और साइड से हम आपको क्वेश्चन भी शो कर रहे हैं। देखिए सेक्शन डी का क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है। सेक्शन डी में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक्सप्लेन द इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्रेस करना है। उसके बाद कहता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम। वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम भी बनाना है। ये क्वेश्चन आपका 18 जनवरी को जो हुआ था उसी को हम अभी चेकआउट कर रहे हैं और ये चेकआउट कर रहे हैं जो बॉयज सेक्शन में जो पेपर हुआ था 18 जनवरी को, जो बॉयज सेक्शन में पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन डी में। उसके बाद कहता है कि हाउ विल यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम इट, और इसके थ्रू आप मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे ने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्रेस किया, इट इज द टेम्परेचर, ये सही लिखा है। ठीक है, उसके बाद इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन पहले तो उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। वेरी गुड। उसके बाद इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब अगर आप एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को लिखवाया था ना हमने आप, और एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी को बोलते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। राइट, यहाँ पर बच्चे ने डायग्राम भी बनाया है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाया। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम भी बनाना है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। वेपर प्रेशर किसका डायग्राम बनाना आपको, आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हमने वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर के रिगार्डिंग इसने डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये डायग्राम ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं तो यहाँ पर बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सब कुछ एक्सप्रेस किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए उन्होंने डेल्टा टी बी इक्वल टू लिखा है टी बी माइनस टी नोट बी। ये एक्सप्रेशन भी आपको लिखना जरूरी है, जहाँ पर टी बी क्या है वो एक्सप्रेस करना आपको। एक्सपेरिमेंटली जो हमने आपको लिखवाया था, इट इज फाउंड दैट डेल्टा टी बी मोलालिटी के बराबर होता है, तो फिर वहाँ पर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम के बी लिखते हैं। बहुत बढ़िया, के बी क्या है सब कुछ उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से आपको सब सारे पॉइंट्स एक्सप्रेस करना है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है डेरिवेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, तो मोलालिटी इक्वल टू होता है एन अपॉन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ग्राम में होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से उन्होंने मोलालिटी का एक इक्वेशन बना लिया, गिवन मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, देखिए डब्ल्यू ए अपॉन एम बी का डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिख दिया है, और उन्होंने मोलर मास को जो था जो 1000 था उसको ऊपर कर दिया। इस तरह से पहला इक्वेशन बना लिया। दूसरा इक्वेशन में उन्होंने क्या देखा कि डेल्टा टी वी इज इक्वल टू होता है के बी इंटू एम, और इस दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल कर दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया, आप चेक कर पाएंगे। इस तरह से देखिए पूरा एक्सप्रेशन किया है, आप यहाँ से सीख भी सकते हैं किस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया। ये पहला इक्वेशन बना लिया इन्होंने मोलालिटी का, और यहाँ से उन्होंने मोलालिटी का दूसरा एक्सप्रेशन बनाया। तो मोलालिटी को बाहर कर लेगा तो डेल्टा टी बी अपॉन के बी हो जाएगा। अरे बच्चा यहाँ से मोलालिटी इक्वल टू क्या करेगा, डेल्टा टी बी अपॉन के बी हो जाएगा नहीं, इस तरह से निकाल लिया ये। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा दोनों के इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, इक्वल कर दिया। चलिए आगे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने कंबाइन कर लिया इक्वेशन 1 एंड 2 को बहुत अच्छे तरीके से दोनों को। ये इक्वेशन आपका सेकेंड वाला है, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट वाला है, दोनों के इक्वेशन को बैलेंस कर लिया तो एम भी निकल गया। तो और एम सब क्या है वो सारे टर्म को भी एक्सप्लेन किया इन्होंने कि डब्ल्यू बी क्या लिखा है, डेल्टा टी बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, के बी क्या है, एम बी क्या है, सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया और हमने इसको 5 मार्क्स दिया। तो इस तरह से आपको सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है तो आपको आराम से 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सब कुछ आपको जितना आता है सारे डायग्राम, एक्सप्रेशंस, थ्योरी सब लिखने हैं वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को चेक करें। चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन कोलराच लॉ। कोलराच लॉ को एक्सप्लेन करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेक्शन डी, ठीक है ना। एंड हाउ डज इट हेल्प एंड कैलकुलेशन ऑफ लेमडा, मतलब मोलर क्या बोलते हैं उसको, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे पता करते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं वीक इलेक्ट्रो। तो इस दोनों पॉइंट्स को, मतलब ये आपका क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कोलराच लॉ है ना, कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी कैसे पता करते हैं, हमने आपको पढ़ाया हुआ है एक्सप्रेशंस के थ्रू। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ COOH निकालने के लिए CH3COOH, याद है ना, तो वो लिखना था यहाँ पर। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे निकालते हैं, पहले तो कोलराच लॉ का एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। तो ये बच्चा बिल्कुल कोलराच लॉ को डिफाइन किया हुआ है और करके बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो आप भी पहले कोलराच लॉ को एक्सप्लेन करोगे, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे हम, देखिए ये जो आपका एक्सप्रेशन है मोलर कंडक्टिविटी का, वो आप एक्सप्रेस करोगे। कोई एक एग्जांपल MgCl2 करके लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। और अगर आपने देखो कोलराच लॉ को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि कोलराच लॉ को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करते। फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब आगे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, जैसे NaCl ले लिया तो यहाँ पर तो कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है। BaCl2 क्या लिया हुआ है इसने, BaCl2, तो Cl2 में यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर आपने 2 लगा दिया तो मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगा, और अगर आपने 2 नहीं लगाया तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा, है ना। हमने आपको पढ़ाया हुआ। मैं इसका नोट्स भी सेंड करता हूँ आज आपको, ये कोलराच लॉ का बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना हुआ, वो मैं आपको सेंड करता हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोलराच लॉ, तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो ये बच्चा उसी को एक्सप्रेस किया जो हमने इसको पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे लिखा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्रेस किया है ना। तो ये आपको भी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्रेस करना है। चलिए आगे चलते हैं, चेक कर। उसके बाद देखिए दूसरा क्या बोलता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या बोलते हैं हम, अल्फा बोलते हैं। तो बच्चा ने अल्फा को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। या मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, और यहाँ बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0 कंसंट्रेशन। तो जी लैम्डा 0 MB लिख सकते हो आप, है ना, या लैम्डा इन्फिनिटी MB लिख, दोनों बात बराबर है। इस तरह से आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो इस दोनों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हमने इसको 5 मार्क्स दिए हुए, क्योंकि बच्चे ने ईच एंड एवरी टर्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर 5 मार्क्स बनते हैं। तो जब भी आपसे कोलराच लॉ आता है तो आपको पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसके मोलर कंडक्टिविटी के लिए उसको एक्सप्रेशन लिखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए उसका एक्सप्रेशन लिखिए। एप्लीकेशंस यहाँ पे 2 ही है तो 2 ही लिखेंगे। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं दे रखा है और सीधा दे रखा है एक्सप्रेस कोलराच लॉ या एक्सप्लेन कोलराच लॉ, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको जितना आता है सारे एप्लीकेशन लिख दीजिए, सब कुछ लिख दीजिए जो भी आपको आता है कोलराच लॉ के रिगार्डिंग, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या लिया हुआ है, रायमंड-टायमंड रिएक्शन। कहां पर है, देखिए ये वाला रायमंड-टायमंड रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये 4 टर्म को एक्सप्लेन करना है। तो रायमंड-टायमंड रिएक्शन, ये फिनॉल के साथ हम क्लोरोफॉर्म, ये तो पता ही आपको, और क्या बनाते हैं हम लोग, सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं। सैलिसल्डिहाइड तो बिल्कुल सही लिखा है, सैलिसल्डिहाइड बनाया हुआ है, राइट। तो रायमंड-टायमंड तो बिल्कुल सही लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में देखिए अल्डोल कंडेंसेशन, बिल्कुल सही लिखा हुआ बच्चे ने। अल्डोल कंडेंसेशन का हमने आपको ट्रिक भी समझाया हुआ है कि 2 मॉलिक्यूल है इस तरह से, है ना, एक दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर होगा तो इस तरह से लेकर के हम कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, ये मैंने आपको अल्डोल कंडेंसेशन सिखाया हुआ है, ठीक है। आप ट्रिक के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने अल्डोल कंडेंसेशन को भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैनिजारो रिएक्शन, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 2 मोल्स लेते थे, एक में उसी का एसिडिक सोडियम, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है, और एक अल्कोहल बन जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ये तो बिल्कुल सही हमने आपको पढ़ा रखा है, तो बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने, ये इसका एक्सप्रेशन और ये एग्जाम्पल लिख दिया। अब देखिए लास्ट वाला में है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और बच्चे ने क्या लिख दिया, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन लिख दिया। अब हमने आपको फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो इसका पार्ट है ना जी। अब ये और देखो यहीं पर आपको समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन और में है, या तो आप इसको सॉल्व करो तो ये तीनों इसी का बनाओ, और अगर आप इसको सॉल्व करो तो चारों इसी का बनाओ। ये नहीं कि दो इसका बना लिए दो इसका बना लिए, फिर नंबर नहीं मिलेगा आपको। और करके दे रखा है, तो अगर आपको ऊपर वाले सॉल्व करना तो चारों इसी का सॉल्व करेंगे, और अगर आपको नीचे वाला सॉल्व करना तो तीनों इसी का सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि दो ऊपर वाले का दो इस वाले का ले लिया, दो इस और वाले का ले लीजिए, तो फिर गलत हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? ये आपको हमेशा मेंशन करना है। समझ में आया कि नहीं आया हमारी बातें? बताओ समझ में आई क्या बता रहा हूं मैं आपको मैं ये कह रहा था कि अगर आपको सॉल्व करना है तो चारों इसी का सॉल्व करना है, या फिर इसका सॉल्व करना है तो सभी इसी का सॉल्व करना है, इसी का। ये नहीं कि दो इसका बना लिए एक इसका बना लिए, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। ऊपर नीचे से नहीं, और में कोई एक ही सॉल्व करना है। तो इस तरह से ये फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन लिख दिया है, जो कि हमने गलत लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, प्रोडक्ट बिल्कुल सही बनाया, लेकिन हमने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस वाले और से ले लिया, जबकि अगर आपने तीन इसका लिखे हो तो एल्डिहाइड कीटोन इसी को एक्सप्रेस करो ना। गेटिंग माय पॉइंट्स? इसीलिए हमने इसको कितने नंबर दिए आप देख पा रहे होंगे, तो हमने 4 नंबर दिया, 1 नंबर कट कर लिया। ठीक है ना? तो ये सब बात आप ध्यान रखिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बच्चे ने सॉल्व किया, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर क्या, जब ये आप इक्वेशन आप बना रहे हो ना, R इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी, इसको आप यहां साइड में थोड़ा सा लिख दीजिए ना, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सम आता है पावर का, ऑर्डर ए प्लस लिखा है बिल्कुल सही, थोड़ा सा इसको लिखना, हम ये सिखा रहे हैं कि ये लिखना है आपको कि दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। उसके बाद क्या कहता है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने इस तरह से बिल्कुल सही लिखा है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर, रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है जीरो ऑर्डर के लिए, राइट। तो देखते हैं आगे बच्चे ने क्या सॉल्व किया है। अब देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चे ने रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। रेट को आर ये लिखा है, उसके बाद इसके थ्रू ऐसे लिखा है, आपको पता है रेट लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन के लॉ ऑफ केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, और डिफरेंशियल फॉर्म में, ये डिफरेंशियल फॉर्म में, ये डिफरेंशियल फॉर्म है ना, पता, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है, और ये रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, दोनों को इक्वल करके बिल्कुल सही लिख रहा है बच्चा। चलते हैं आगे देखते हैं। अब देखिए, ये इंटीग्रेशन कर दिया बच्चे का, बिल्कुल सही लिखा है, के इक्वल टू इतना, और ये ए नोट माइनस 80, तो बिल्कुल सही लिखा, आपको मैंने पढ़ाया हुआ, ए नोट माइनस 80/2, यही ना होता है के का वैल्यू, तो बिल्कुल सही लिखा है। और हमने इस बच्चे को बिल्कुल कितना नंबर दिया है, 3 नंबर दिया हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन है सेक्शन सी, हमने इसको 3 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस कर लिया। अब यहाँ पर उसके के का वैल्यू निकाल दिया। अब पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप ऑर्डर को 10 लाइन में नहीं लिखोगे क्योंकि 3 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑर्डर को क्या होता है, इक्वेशन के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और भी लिख सकते हो, तो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये सब 1-2 पॉइंट ऐड कर दें, उसके बाद ये आप कैलकुलेशन शो कर दें, आराम से 3 नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पूरा लिखना, ऐसे डेरिवेशन करने हैं पूरा का पूरा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, है ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो डिफाइन तो कर दिया, यूनिट भी लिख दिया बच्चा ने, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं लिखा। अरे बच्चा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक्सप्रेशन नहीं लिखोगे, कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो ना, -d/dt कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस कुछ भी तो लिख दो, या लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ही तो लिखो, है ना। क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर ए, कुछ तो लिखोगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का आपको एक्सप्रेशन लिखना है। हमने आपको 3 तरह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का सिखाया आपको। पहला तो डिफरेंशियल फॉर्म, तो दूसरा लॉ ऑफ मास एक्शन, और एक स्टोइकोमेट्रिक के टर्म में, पता है ना आपको जी, कुछ तो लिखोगे, ये इन्होंने नहीं लिखा है, जिसके लिए हमने इसके नंबर 2 ही नंबर दिए हैं, जबकि 3 नंबर का था, 1 नंबर कट कर लिया। बाकी ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, सब लिखा है बच्चे ने, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं लिखा, तो मैंने 1 नंबर कट कर लिया। समझ में आ रहा है क्या, बच्चे ने एक्सप्रेशन नहीं लिखा, एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का, इसलिए मैंने इसके नंबर काटे 1। तो आपको याद रखना है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर पूछा गया तो विथ डिफाइन भी करने, विथ एक्सप्रेशन, यूनिट, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, सब लिखना आपको। ठीक है, चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे ने सॉल्व किया है। ब्रीफली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज के एलिमेंट्स। 3D सीरीज एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करना है। बहुत बढ़िया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। तो स्कैंडियम का 3 लिखा है, जबकि स्कैंडियम 1 भी आता है और कितना आता है 3 भी, तो 1 को नहीं लिखा उन्होंने। ठीक है, चलो ये तो ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करता है, सही है। जिंक 2 शो करता है, कॉपर 1 शो करता है, 2 शो करता है, बिल्कुल सही लिखा है ये सब, चलो कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 भी शो होता है किसका, ऑस्मियम एंड रुथेरियम का। रुथेरियम एंड ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 8 भी होता है, ठीक है। बट मैंगनीज आपका 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट शो करता है, +7। ये मैंने जो लिखा है बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ तक बिल्कुल सही लिखा है, तो अभी हमने 2 नंबर दिया। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करना है। बच्चे ने इधर नहीं लिखा है, उस साइड लिखा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चे ने मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमने बिल्कुल सही नंबर दिया है, देयर मस्ट बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक शो करता है और वो मैग्नेट के थ्रू स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है, बात सही है। लेकिन एक बात यहाँ छोड़ दिया बच्चे ने, एग्जाम्पल नहीं लिखा। एग्जाम्पल नहीं लिखा कि कोई भी एलिमेंट्स जो आप उसके पास 3D एलिमेंट्स, जैसे उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा वो जैसे आप ले लीजिए ना, आयरन ले लीजिए, आयरन में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। बच्चे ने एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो आधा नंबर हमने कट किया। यहाँ पर 1 नंबर पूरा कट कर लेना चाहिए था, आधा नंबर हमने 3 में से इसको 2.5 नंबर ही दिया है, आधा नंबर कट कर लिया यहाँ, जबकि मुझे 1 नंबर देना चाहिए था, 2 नंबर पहले दिया था मैंने, ठीक है। तो हमने 1 नंबर नहीं दिया, आधा नंबर क्यों दिया, क्योंकि इसने एग्जाम्पल नहीं किया। तो आप सभी बच्चे याद रखिए, जहां पर पॉसिबिलिटी बनता है एग्जाम्पल देने का तो एग्जाम्पल देंगे, आप एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, तो मार्क्स मिलेगा आपको, अदरवाइज नंबर कटेंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें, ठीक है बच्चा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कम्प्लेक्स आयन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यही है ना, डिफाइन कम्प्लेक्स आयन एंड डबल सॉल्ट। कम्प्लेक्स आयन एंड डबल सॉल्ट, तो कम्प्लेक्स आयन को डिफाइन कर दिया, यहाँ पर हमने लिखा था एग्जाम्पल, लेकिन बच्चे ने अगले पेज में बहुत अच्छे तरह से कवर करे। डबल सॉल्ट ये एग्जाम्पल सही दिया हुआ। चलते हैं अगला पेज चेक करते हैं बच्चे ने क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर बच्चे ने डबल सॉल्ट लिखा है, कम्प्लेक्स आयन लिखा है, बिल्कुल सबको डिफाइन किया जो मैंने डिफाइन किया था। यहाँ पर उसने डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पोटास आलम भी दे सकते हो, यहाँ पर मोर सॉल्ट का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा कम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल दे दिया, जबकि आपको यहाँ पर क्या देना है, कम्प्लेक्स आयन, जो मैंने, ये मेरा राइटिंग है, ये मैंने लिखा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, K4 4 पोटासियम है, चला जाएगा तो यहाँ पर 4 माइनस आएगा, तो आयन है ना बच्चा, तो आयन के फॉर्म में देना आपको। आपने कम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल दिया, आपसे पूछ रहा है कम्प्लेक्स आयन, तो इस तरह से एग्जाम्पल देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, फिर भी मैंने बच्चे को 3 नंबर दिया है। यहाँ पर डबल सॉल्ट, कम्प्लेक्स सॉल्ट पूरा डिफाइन कर रहे हैं बच्चे ने, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना, यहाँ पर पूरा कम्प्लेक्स आयन पूछ रहा है तो कम्प्लेक्स आयन का एग्जाम्पल देंगे, ना कि कम्प्लेक्स सॉल्ट पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप एनाइन का एग्जाम्पल इस तरह से दे देंगे, या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर है, नंबर कटने चाहिए था, मैंने नंबर नहीं काटे, 3 नंबर दे दिया, बट आधा नंबर कट जाना, आधा नंबर नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए मैंने दे दिया इसको, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लिखना है, और हाउ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है वो लिखना है। तो पहले इन्होंने 1 डिग्री अमाइड, ये सही लिखा है, ये रिएक्शन बिल्कुल सही है, ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है। देखिए जनरल एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरीके से लिखा, फिर उसने उस एग्जाम्पल भी दिया, बहुत अच्छी बात है, पूरा लिखा है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो एरोमेटिक अमाइन लेते हैं हम, 1 डिग्री अमाइन लेते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन लिखा है। यहाँ पर उसने 1 डिग्री अमाइन मतलब एनिलीन का एग्जाम्पल लिया है, और ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया, HCl और Na2CO3, जबकि यहाँ पर क्या होता है, NaNO2 + HCl होता है, हमने आपको लिखवाया था, NaNO2 + HCl होता है, और टेम्परेचर तो सही लिखा उसने, बंजे ने सही बना। तो यहाँ पर रिएजेंट थोड़ा सा गलत है, क्या गलत है बच्चा, यहाँ पर रिएजेंट गलत है, इसने क्या ले लिया था, Na2CO3 ले लिया, तो जो कि गलत है। तो इस तरह से ये आप चेक करेंगे, Na2CO3 नहीं आएगा, Na2CO3 नहीं आएगा, NaNA2 + HCl लेते हैं, ये सही है। अब इसकी वजह से देखिए इसका मार्क्स कितना आया, मैं आपको काउंट कर, मैंने इसको 3 नंबर दे दिया है,
3 मार्क्स दे दिया। बच्चे का रिएजेंट थोड़ा सा गलत है, बाकी ये सब बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल, जनरल रिप्रेजेंटेशन सब लिख रहा है। अब बाकी आधा नंबर तो नहीं कटना चाहिए क्योंकि रिएजेंट थोड़ा सा गलत कर दिया। टेम्परेचर तो बिल्कुल सही लिया हुआ है, HCl भी लिया हुआ है। HCl के जगह HCl यहाँ भी है, HCl यहाँ भी, देखिए HCl यहाँ भी है, HCl यहाँ, थोड़ा सा Na2CO3 की जगह पर NaNO2 लिखना था इसको, इसलिए मैंने इसको 3 नंबर दे दिया, ठीक है ना। तो आप इस तरह से थोड़ा सा चेकअप करेंगे कि हमें क्या लेना है, NaNA2 प्लस HCl, ठीक है, इस तरह से आपको मेंशन करना है यहाँ पर। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग इवेल्युएट करते हैं। अब देखिए सेक्शन डी, और एक बात ऐसे भी याद रखिए, जब आप फाइनल पेपर देने जाते हैं, बोर्ड का पेपर देने जाते हैं, तो जो भी सेक्शन के क्वेश्चन लिख रहे हैं ऊपर में जरूर मेंशन कर दें। सेक्शन बी का लिख रहे हैं हम, सेक्शन ए का लिख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाए कि बच्चे सेक्शन बी में आ चुका है, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है, बच्चे को तुरंत पता चले, एग्जामिनर को तुरंत पता चले। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सेक्शन बी क्वेश्चन के ऊपर, अब हर एक बार सेक्शन नहीं लिखेंगे, जब तक वो सेक्शन हम चेंज नहीं करेंगे, एक बार सेक्शन लिख देंगे, उसमें जितना क्वेश्चन बन रहा है सॉल्व करते चले जाएंगे। अगर हम दूसरा सेक्शन में एंट्री करें तो फिर वहां सेक्शन मेंशन करेंगे। जरूर याद रखिए, ये सब आपका गुड इंप्रेशन को शो करेगा ये, ठीक है। तो अच्छे, यहाँ पे सेक्शन बी बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा है बच्चा, ये सेक्शन बी मेंशन किया। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सेक्शन बी में चले जाते हैं हम, आ जाओ, ये सेक्शन डी है, हम सेक्शन बी में आ जाते हैं, ठीक है बच्चा, आ जाओ सेक्शन बी। देखो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से अगर देखेंगे आप तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है मोलरिटी एंड मोलरिटी को एक्सप्लेन। 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा तो डिटेल जाना नहीं है हमें। अरे बच्चा 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो इन्होंने मोलरिटी को डिफाइन कर दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया, यूनिट लिख दिया, बहुत अच्छे, 1 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। अच्छा मोलरिटी है, डिफाइन कर दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया, यूनिट लिख दिया, एक में 1 नंबर, तो मतलब टोटल 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, इसको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। और भी लिखना है तो टेम्परेचर का इफेक्ट दिखा दो, मोलरिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलरिटी डिक्रीज कर जाएगा। ये सब थोड़ा सा और अगर नॉलेज है तो लिख दो, अदरवाइज इतना तो जरूर लिखते हैं आप, इतना तो जरूर लिखते हैं। क्लियर हो गया, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन फैराडे सेकंड लॉ बोला गया। क्या इसमें मेंशन कर दिया कि आपको सिर्फ फैराडे सेकंड लॉ ही लिखना है, फैराडे सेकंड लॉ 2 नंबर का है, तो ज़्यादा क्या करोगे लिख के। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम तक बना दिया, 2 नंबर का डायग्राम बना ही दो, डायग्राम तो बना ही दो, ये डायग्राम भी बना दिया उन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए उसके बाद बच्चे ने ये पूरा थ्योरी लिखा है, एकदम यहां तक आया है बच्चे ने। फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है आपको पता ही है, वो कहता है कि जो वेट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। वेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या वेट ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोड, जो भी आप ले रहे हो, राइट, तो उसके मेटल के बराबर होगा। तो इस तरह से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लें बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने बच्चे को 2 नंबर दिया, इतना आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफाइन द टर्म रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। वैसे दोनों एक ही टर्म होता है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, तो देखते हैं इसको। अब रेट कांस्टेंट को उन्होंने डिफाइन किया, बिल्कुल एक एक्सप्रेशन ले लिया, ये ले लिया बहुत अच्छे तरीके से, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहां पर यही हो गया उसका रेट, अब ये इस इक्वेशन आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन का, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन का आ गया। अब आपको करना क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा गलती क्या किया, आप यहीं पे लिख दीजिए ये जो k है यही है आपका रेट कांस्टेंट, k को क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। अब बात आती है सर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में देखो यहां पर लिखा है ना, तो आप स्पेसिफिक ये जो सारा टर्म है, देखो मैं कलर से बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ, ये जो सारा टर्म है इस सारे टर्म्स को उठा के आपको यहां पे लिखना है, स्पेसिफिक रेट में लिखना है। कब लिखोगे उसको, कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 1 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1 मोलर, देन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू ए का कंसंट्रेशन का अल्फा और बी का कंसंट्रेशन का बीटा। और ये भी कितना हो गया आपको पता है, ए का कंसंट्रेशन कितना आपने लिया है, ये लिया है आपने 1 और ये भी लिया है 1, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के, तो यहां पे लिखेंगे हम R इक्वल टू के, मतलब व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल बिकम टू 1 मोलर देन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। दिस
के इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। थोड़ा सा आपको यहां पर चेंज करना था, ये वाला जो पार्ट था बच्चा, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको यहां पे लेके आना था। मतलब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? समझ में आया? आपको अगर पूछा गया रेट कांस्टेंट क्या, तो रेट कांस्टेंट क्या लिखेंगे कि मान लेंगे लेट ए इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये क्या बना लिया यहां से, प्रोडक्ट बना लिया। तो यहां से क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, ठीक है ना। और यहां से क्या हो गया, आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, और यहां पे लिख देंगे हम क्या लिखेंगे, हेंस हियर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। इतनी बातें समझ में आई? आपको पूछा गया था रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट हमने डिफाइन कर दिया। अब आपको क्या पूछा गया, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यहां तक तो लिख दिया। अब लिखेंगे 9, अब क्या लिखेंगे यहां से देख लो, मैं यहीं पे लिख के समझाता हूं। 9 क्या लिखेंगे, व्हेन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 मोलर, देन क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के इंटू 1 टू द पावर A इंटू 1 टू द पावर B। तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। दिस K इज कॉल्ड रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बिकॉज वी हैव एज्यूम दैट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर 1 मोलर एंड 1 मोलर, राइट? क्लियर है? ये लिखना था आपको इस तरह। तो हमने बच्चे का कितना नंबर काटे आप चेक कर पाएंगे, तो हमने बच्चे का आधा नंबर कट कर लिया थोड़ा सा रीअरेंजमेंट की वजह से, और यहां पर बच्चे को हमने 1.5 नंबर ही दिया जबकि 2 नंबर का क्वेश्चन था। समझ में आया कैसे लिखना था? तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना आपको। रेट कांस्टेंट के लिए बस इतना ही लिख दो, बस ये रेट कांस्टेंट है, बस के लिख दो रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तो मान लेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोलर, इस तरह से। ठीक हो गया, पता चल गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया हुआ, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया हुआ ये देख लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स है ना, ट्रांजिशन मेटल्स कौन सा है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो क्या बनाता है, एक सेकेंड, नहीं ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोलता है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट्स एज कैटलिस्ट गिव रीजन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करता है, तो बिल्कुल उन्होंने लिखा है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, सरफेस एरिया होता है, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड। अगर आप इसको करोगे और पाउडर के फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो सही, ये सारे पॉइंट चलो लिख दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ बच्चे ने एग्जाम्पल नहीं लिखा है कैटलिस्ट का। आपको मैंने बताया ना कि हेबर प्रोसेस में आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करते, कहाँ लिखे हो, N2+H2, और ये कैटलिस्ट क्या देता है, 2NH3 बनता था, याद है आपको, याद है? तो ये हेबर प्रोसेस हमने लिखवाया था आपको। हेबर प्रोसेस में आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद हाइड्रोजनेशन में हम लोग निकल प्लेटिनम पैलेडियम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन में। मतलब अल्कीन की अगर आप हाइड्रोजनेशन करवाते हैं अल्कीन में, और क्या बनाते हैं, अल्केन बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर H2 लेते हैं विथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या निकिल या पैलेडियम। तो ये प्लेटिनम पैलेडियम निकिल ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। कहाँ लिखे, एग्जाम्पल लिखा ही नहीं है, तो मैंने आधे नंबर काट लिया और 1.5 नंबर ही दिया बच्चे को। समझ में आ रहा है ना बात आपको? तो एग्जाम्पल देना था, नहीं लिखा आपने, नंबर कटेंगे। सुधार करें आप सभी बच्चे इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5th नंबर का, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म इंडस्ट्रियल कंपाउंड गिव रीजन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, ट्रांजिशन मेटल मतलब 3D सीरीज के मेटल्स है ना, वैसे को तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा है ये। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो इंडस्ट्रियल कंपाउंड बनाते हैं, सही बात है, बनाता है, ये बच्चा ने बिल्कुल सही लिखा, बनाता है क्योंकि उसमें स्पेस होते हैं, ठीक है। अब आगे देख, बिल्कुल सही लिखा उन्होंने, सब कुछ सही लिखा, ये डायग्राम भी सही बनाया, लेकिन बच्चे ने एग्जाम्पल नहीं लिखा, फिर से हमने इसके आधे नंबर कट कर लिए। एग्जाम्पल देना बच्चा, गलती कर रहे हो तुम, गलती कर रहे हो। एग्जाम्पल देना, जैसे हमने क्या दे दिया, Fe3C दे दिया, एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर। आयरन और कार्बन हाइड्रोजन का कोई भी एग्जाम्पल दे दो। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल, कम से कम एक एग्जाम्पल तो देना ही देना है, तब आपको पूरा नंबर आएंगे। और एक छोटे से एग्जाम्पल की वजह से आपका आधा नंबर कट रहा है। आप टॉपर बनेंगे, टॉप करोगे, ठीक है ना। बट ये प्रोसीजर फॉलो कर लो, आराम से मार्क्स मिलेंगे, आधा नंबर कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बाइडेंटेट लिगेंड। अच्छा कभी कभी लिख देता है कि विथ एग्जाम्पल, तो आप तो कर देते हो एग्जाम्पल के साथ, और कहीं पर एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो एग्जाम्पल नहीं दोगे, देना है एग्जाम्पल। नहीं लिखा है लेकिन हमारा है कि हम वहां पर एग्जाम्पल देंगे, लिख वहां पे सिर्फ दिया गिव रीजन, तो रीजन देके छोड़ दिया, एग्जाम्पल नहीं दिया तो लिखेंगे हम एग्जाम्पल, बच्चा एग्जाम्पल देंगे, याद रखिए इस बात को। एग्जाम्पल लिख दिया विथ एग्जाम्पल तो बहुत अच्छी बात, तब तो आप लिखोगे ही लिखोगे, नहीं भी है तब पर भी एग्जाम्पल देना अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन किया बहुत बढ़िया, बाइडेंटेट को डिफाइन किया बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल देख लेते हैं अगले पेज में दिया है कि नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है ऑक्सिलेट का, EN का, इथेन 1,2 डायमाइन का, तो हमने इसको पूरे के पूरे 2 नंबर दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, पूरा नंबर आया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद क्या कहता है देखिए, कोऑर्डिनेशन, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था ना मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चर और एक होता था स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल के पार्ट्स होते थे ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, विथ वन एग्जांपल एक्सप्रेस करना है। तो बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन अब देखिए वहां पर गलती क्या क्या है कि यहाँ पर इसने NH3 ले लिया और SO4 ले लिया, तो कोबाल्ट जो है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ना होता है जी, 6 होता है, उसने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही पूरा किया, आपको 6 पूरा करना है, ये 4 और इस तरह से, ये इसके एग्जाम्पल गलत है, आप देख पा रहे होंगे। बच्चे ने एग्जाम्पल क्या लिखा है चेक करो, बच्चे ने एग्जाम्पल लिखा है कोबाल्ट, यहां लिख रहा हूं मैं, उसके बाद क्या लिखा है NH3, मोनोडेंटेट लिगेंड है 5 ले लिया, SO4 तो ये भी तो मोनोडेंटेट ही है, तो कितना हो गया 5 1 सॉरी ये 5 नहीं लिखा है यहाँ पर, आप ध्यान देंगे, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 4 ही लिया है और SO4 दे दिया, ये गलत है। और यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया है, एक सेकेंड मैं बच्चे का, यहाँ पर NH3 4 और यहाँ पे दे दिया Br2 और यहाँ पर दे दिया SO4, ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसका बनाना है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन की बात कर रहा है, कैसे लिखोगे CO है ना, और यहाँ क्या लिखेंगे NH3, ये तो 4 ही होगा। अब यहाँ पर SO4 अंदर जाएगा, बहुत बढ़िया, एक Br यही रहेगा और एक Br बाहर जाएगा। बच्चे ने क्या किया, Br2 को बाहर कर दिया, जो कि गलत है, Br2 बाहर थोड़ी होगा, Br2 कोई आयन थोड़ी बनेगा, देखो Br2 लिखा हुआ है, यहाँ पे Cl2 लिख रहा है, तो ये गलत है, Br2 आयन थोड़ी बनाएगा जी, Br आयन में जाएगा, Br2 तो मॉलिक्यूल है, Br2 कभी ये आयन थोड़ी बनाएगा, आयन कौन बनाएगा, Br बनाएगा, तो ये गलत कर रहा है। Cl होगा बाहर में, Cl2 कभी भी आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं बनाएगा, तो इस तरह से ये गलत कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो ऑफलाइन लेक्चर में हमें पूछना, हम आपको समझाएंगे ये कहानी, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर पा रहे होंगे, इसके नंबर कटेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो ये बिल्कुल सही लिखा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस गलती की वजह से मैंने इसके हाफ मार्क्स काटे हैं, कंपाउंड बन ही नहीं पा रहा बच्चा का, तो आधा नंबर कट गया, यहाँ पर 1.5 नंबर दिया है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है 7th नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन बनाने के 2 मेथड बताइए, 2 नंबर का, ये सेक्शन भी 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो Cl2 मतलब एनहाइड्रस हेलोजिनेशन करवा रहा है, तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा, सही, 1 नंबर आराम से मिल गया। चलते हैं सेकंड पेज देख लेते हैं बच्चे ने क्या लिखा है। अब देखिए बच्चे ने क्या किया, फिनॉल ले लिया है ना, और HCl से रिएक्शन करवा दिया एनहाइड्रस। अब ऐसे थोड़ी करोगे, HCl से रिएक्शन करवाओगे एनहाइड्रस, किसी को भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ी बना सकते हो आप, इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी बनता है HCl से इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी बनता है बच्चा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो 3 ही है, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रैडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बाकी HCl कहाँ से ला रहे हो, HCl का थोड़ी कोई यूज है यहाँ पर, तो HCl की वजह से इसके नंबर कट गए, 1 ही नंबर मिला, देखो 1 ही नंबर दिया हमने यहाँ, ठीक है, सॉरी वो तो दूसरे का नंबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो 1 ही नंबर दिया हमने, इसके 1 नंबर कट कर दिया। ये गलत मेथड है, इस तरह से नहीं बनाते, इस तरह से नहीं बनेगा बच्चा, ठीक है ना, तो ये गलत मेथड है। अब आइए
बच्चे ने एंटर किया सेक्शन ए में, तो बिल्कुल लिखा है यहाँ पर सेक्शन ए, देखो सेक्शन ए लिखा है बच्चे ने, बहुत बढ़िया लिखा है, लिखने का पैटर्न बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे ने एंटर किया किसमें, सेक्शन ए में, तो यहाँ पर सेक्शन ए लिख दिया है ना, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है सेक्शन ए। अच्छा ये हमने बताया था कि ये हमने यहाँ पर बताया कि अगर आप, ये मेथड तो गलत है, HCl एनहाइड्रस ये तो गलत है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो बनाने का मेथड है कि इस फिनॉल को जिंक से रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा, वो बेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा बताओ, ये बेंजीन बन जाएगा, पता है ना आपको। और इस बेंजीन की फिर से क्लोरीनेशन करवा दो तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये तो पूछ रहा था। तो फिनॉल से बनाना था, इस तरह से आप कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, राइट, समझ में आया। अरे बच्चा ये फिनॉल है, जिंक के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा। इस बेंजीन की क्या करवा दो तुम, इस बेंजीन की क्लोरीनेशन करवा दो, Cl2 जैसे ऊपर में करवाया था दूसरे वाला पार्ट में, फिर से बना लेगा क्लोरोबेंजीन, है ना, ये बन जाएगा। तो इस तरह से फिनॉल से आप क्लोरोबेंजीन में जा सकते हो, ये हमने आपको समझाया। चलते हैं देखते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए अच्छे से लिखा है, पहला क्या है, सनशाइन विटामिन इज विटामिन डी, बहुत सही बात है, सनशाइन में विटामिन डी ही मिलता है, 1 नंबर आराम से मिल गया। दूसरा क्वेश्चन इसने नहीं बनाया है, नहीं बनाया, ठीक है, जिसके नंबर नहीं मिले इसको। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को इन्होंने प्रॉपर में क्या लिखा है, ग्लूकोज के बीच में जो लिंकेज बनता है, तो आपको ग्लूकोज ये आपको नहीं लिखना, आप क्या लिखेंगे, द लिंकेज या बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स, 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। तो इस तरह से हमने इसके नंबर काटे हैं और आधा नंबर ही दिया, दिख रहा है ना, प्रॉपर डिफाइन नहीं किया था इन्होंने। अच्छा तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट 3 पार्ट्स, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं है, वो मॉलिक्यूल नहीं है बच्चा, ये है न्यूक्लियोटाइड। अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स कंसिस्ट करता है एक न्यूक्लियोटाइड, क्या क्या, फॉस्फेट यूनिट, सही बात है, फॉस्फेट यूनिट कंटेन करता है, शुगर, और तीसरा क्या होता है, अरे शुगर, तीसरा होता है बेस, तीसरा क्या होता है बेस। तो इन्होंने क्या लिखा, सॉल्ट लिख के आया, तो ये गलत हो जाएगा, बेस लिखना था आपको, नाइट्रोजनियस बेस, है ना। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिखा, ये सब आपका 0 जा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट को इसने डिफाइन किया, बहुत अच्छी बात। और यहाँ पर उन्होंने बनाया कैसे टॉलेंस रिएजेंट वो भी दिया, तो मैंने इसको 1 नंबर दिया, दिख रहा होगा, 1 नंबर पूरा दिया। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनियकल सिल्वर सॉल्यूशन को ही तो बोलते हैं हम लोग, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग टॉलेंस रिएजेंट। अब दूसरी बात यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो HCOOH स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्योंकि जितना अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पर 1 ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप एसिडिक नेचर को कम कर देता है ना। अल्काइल ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, अब माइनस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। ये सब बात याद रखिएगा। तो ये प्लस आई, जितना R होगा, R मतलब CH3, अगर CH3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 CH3 है, यहाँ पे 3 CH3 है, यहाँ पर 1 ही यहाँ CH3 है ही नहीं पहला वाला में, तो जितना कम CH3 रहेगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज़्यादा होगी, तो HCOOH स्ट्रॉन्ग है, भी बिल्कुल सही है, 1 नंबर आराम से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पर कि एसीटोन इन डाइल्यूशन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, एसीटोन की अगर कंसंट्रेट, ये एसीटोन है, और अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो मेसिटालिन बनता है, मेसिटालिन बनता है, ये रिएक्शन हमने लिखा हुआ है यहाँ बच्चे को, ये एसीटोन है, ये कंसंट्रेटेड H2SO4, मेसिटालिन, मतलब मेसिटालिन क्या होता है, फिनॉल, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, सॉरी बेंजीन, यहाँ पर CH3 एक छोड़ के CH3, एक छोड़ के CH3, इसी को बोला जाता है मेसिटालिन, ठीक है ना। ये मेसिटालिन हो जाता है, ये हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, क्लियर है बच्चा। ये मेसिटालिन देख लो, ये मेसिटालिन है CH3, है ना, बेंजीन के साथ। तो अगर आप क्या लेते हैं, अगर आप ले लेते हैं बच्चा एसीटोन, ये एसीटोन है, कीटोन है ना, ये एसीटोन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, किसके साथ करवा दी, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो मेसिटालिन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा था, एक्रोलीन लिखा था, जो कि गलत है। उसके बाद कहता है क्लोरल ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूटेड एल्डोल कंडेंसेशन। सो जो क्लोरल क्या होता है, आप क्लोरल का फॉर्मूला तो पता होगा तभी बना पाएंगे आप, क्लोरल क्या होता है,
क्लोरल होता है बच्चा ये Cl3, ठीक है, उसके बाद CHO, इसको क्लोरल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका क्लोरल का डायग्राम बनाया हुआ, ये क्लोरल का डायग्राम। इसके इस कार्बन के पास इसको, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, अरे बच्चा इधर देखो, ये तो फंक्शनल ग्रुप है CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है ना। और उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, सब जगह तो क्लोरीन लगा है, सब जगह तो क्लोरीन, नो अल्फा हाइड्रोजन, सो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए एल्डिहाइड के पास, है ना, और कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। याद है ना ये सब बातें, आपको कैनिजारो और अल्डोल अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। बच्चे ने क्या लिखा, ट्रू, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आइए, क्या कहता है, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विथ फैलिंग सॉल्यूशन। तो आपको मैंने फैलिंग सॉल्यूशन के साथ बनाया हुआ है Cu, एक सेकेंड, क्या बनता है, Cu2O, मतलब कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। Cu+2 से किस में चला जाता है, Cu+1 में चला जाता है, तो अपने आप को रेड्यूस कर लेता है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, अपने आप को रेड्यूस कर लेता है, ये पढ़ाया हुआ है। तो Cu2O बनता है। तो टू दी पॉइंट क्वेश्चन था Cu2, बच्चे ने सही लिखा है, 1 नंबर आराम से मिल गया इसको, ठीक है। अब इसके बाद इथाइल अल्कोहल, बच्चा अल्कोहल की एसिडिक नेचर पता करने के लिए हमने आपको क्या पढ़ाया है, अल्कोहल की एसिडिक नेचर पता करने के लिए हमने आपको समझाया था कि उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिए, या तो बेस के साथ या सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल की एसिडिक नेचर सोडियम मेटल के साथ पता करते हैं, तो सोडियम मेटल हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज करता है, हाफ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना। तो इसका मतलब एसिड है, क्योंकि वो एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर पता करने के लिए, ठीक है। ये भी पढ़ाया हुआ है, रिएक्शन लिखवाया था मैंने आपको, क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये बच्चे ने सॉल्व किया था यहाँ तक। आप किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा, ये मैंने इवैल्यूएशन करी कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा और कैसे आपको अपने पेपर में लिखना है। तो जिस सेक्शन में आप लिख रहे हैं उस सेक्शन को पहले ऊपर में लिखें, जितना क्वेश्चन सॉल्व होता है वो कंप्लीट करें। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में एंट्री कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेक्शन का भी नाम लिखेंगे, सेक्शन ए भी जो में एंट्री कर रहे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर अच्छे से लिखेंगे, जैसे ये बच्चे ने क्वेश्चन का नंबर अच्छे से लिखा है ताकि एग्जामिनर को दिखे कि किस नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, किस सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, पूरा फ्रेश लिखे। एक बात और समझिए, बच्चे ने क्या लिखा है, हर क्वेश्चन के बीच में गैप दिया बच्चे ने। जैसे देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर एक लाइन गैप दिया, देखा, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखा बच्चे ने, फिर एक लाइन गैप दिया। इस तरह से आप गैप दे दे के लिखें ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखे, अच्छे से एक ही टाइम में वो देख ले, एक ही बार में उसको पता चले कि बच्चे ने क्वेश्चन लिखा। ये नहीं कि एकदम पूरे चिपके से लिख रहे हैं, बच्चे एग्जामिनर को पता नहीं चल रहा है। इस तरह से ज़्यादा कटकुट नहीं करेंगे, पूरा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेंगे। तो ये सब आप अपने आप को तैयार करें बोर्ड पर्पज से कैसे लिखना हमें, ठीक है बच्चा। तो आज इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग एक और भी 19 जनवरी का जो पेपर हुआ था उसको भी इवैल्यूएशन चेक करेंगे। पहले आप इसको चेक कर लें, कोई दिक्कत होगा तो आप हमें जरूर पूछना। एक ही जो हमें मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर बच्चे को देखने को मिला कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं दे रहे। एग्जाम्पल देना जरूरी है, एग्जाम्पल देना जरूरी है, उसको आप अभी इंप्रूव करें इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। धीरे धीरे हर छोटी बड़ी कमियों को हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे और बोर्ड तक अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।